नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। ऋषिकेश की तर्ज पर रुड़की गंग नहर के लक्ष्मी नारायण घाट पर प्रतिदिन होगी आरती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक फलों की मां गंगा आरती का शुभारंभ किया। चारधाम यात्रा के लिए 11 दिन में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा रूट पर 125 बसें होंगी तैनात। 30 अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। इस बार 6 लाख से ज्यादा वाहनों के आने की संभावना। धामी सरकार ने महिला खिलाड़ियों को दिया तोहफा। सरकार ने चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए आदेश किया जारी। बद्रीनाथ हाईवे पर 14 अप्रैल तक हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। भारी वाहनों की सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से आवाजाही अनुमति। ओपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बनेगी ठोस नियमावली। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिवेशन में की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लक्सर से। अहम खबर, जहां कुट्टू का आटा खाने से लोगों की बिगड़ी है तबीयत। 5 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी है। खेड़ी कला गांव के 50 लोग कुट्टू के आटे से बीमार पड़े हैं। निरंजनपुर गांव के 11 लोग कुट्टू के आटा खाने से बीमार हुए। अलग अलग निजी अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। सभी बीमार लोग, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग हरिद्वार, ऋषिकेश में भी भर्ती कराए गए हैं। तो खेड़ी कला गांव के 50 लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं। निरंजनपुर गांव के भी 11 लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं। आपको बता दें, खेड़ी कला के गांव के 50 लोग कुट्टू के आटे को इस्तेमाल करने के बाद बीमार हुए हैं। सभी को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत स्थिर है, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। लक्सर से अहम खबर आपको दिखा रहे, कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। 5 दर्जन से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत। और अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। गर्मी के सीजन के दस्तक देने के साथ ही रिवर राफ्टिंग की शौकीनों को यह इलाका आकर्षित लगने लगा। ऋषिकेश राफ्टिंग जोन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिलने से यहां पहुंचकर राफ्टिंग करना लोगों को खूब भा रहा है। इसलिए शुरुआती सीजन में ही वीकेंड पर दूर दूर से राफ्टिंग के कद्रदान यहां पर पहुंचकर राफ्टिंग का आनंद उठा रहे हैं और सराहना भी करते नहीं थक रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी देशों के साथ भारत में भी अब इस एडवेंचर स्पोर्ट के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है। दुनिया के नक्शे में ऋषिकेश की पहचान रिवर राफ्टिंग के साथ बंजी जंपिंग, रेपलिंग व फ्लाइंग फॉक्स आदि 7 समंदर पार खेले जाने वाले गेम्स के डेस्टिनेशन के तौर पर भी बनती जा रही है। इसलिए रोज बढ़ी संख्या में इन खेलों के दीवाने यहाँ पहुंचकर अपनी प्रतिभा को आजमाते हुए इन खेलों का लुत्फ उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी मुनिकीरेती क्षेत्र की समस्त जनता को बधाई देना चाहती हूँ। और समय समय पर एडवेंचर के लिए हम लोग भी आगे आ ही रहे हैं। और नगर पालिका मुनिकीरेती मुनियों की भी मतलब तपस्थली है और वो एडवेंचर में भी आगे है। और इसके लिए समय समय पर कार्य भी होते आए हैं, जो कि अभी बहुत ही खुशी की बात है कि अभी नगर पालिका मुनिकीरेती क्षेत्र को एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है। तो सभी बधाई के पात्र हैं इसमें और बहुत खुशी की बात है। और आगे भी हम लोग इसमें और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमेशा से गर्मियों में ऋषिकेश में पर्यटकों की आवक बढ़ने से रौनक में इजाफा होता है। नजदीक होने की वजह से देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के बाशिंदे, खासकर युवा, तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ऋषिकेश का रुख करते हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का कहना है, ऋषिकेश पहुँचना आम के आम गुठलियों के दाम कहावत चरितार्थ करता है। शानदार नज़ारे सहित वादियों के बीच राफ्टिंग का आनंद भी प्राप्त होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया।
और जो गाइड भैया थे उन्होंने भी अच्छे से हम लोग को समझाया पहले। फिर हम गए तो ज़्यादा डर भी नहीं लगा, या पहली बार था, हमको किसी को स्विमिंग भी नहीं आती, तो उस हिसाब से डर रहे थे। पर जब अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगे मैया के हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने रिवर राफ्टिंग की। बहुत अच्छे रिजेस आए बीच के अंदर, बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया ओवरऑल। तो फर्स्ट टाइम रहा जी, फर्स्ट टाइम। कहाँ से आए? जी, हम सभी आए हैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला से। हम सभी का फर्स्ट ट्रिप था साथ में, और हम चाहते थे कि ऋषिकेश जाएं सबसे पहले और रिवर राफ्टिंग करें। जी। अच्छा, उत्तराखंड को बेस्ट डेस्टिनेशन का ऋषिकेश को अवार्ड मिला है एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र। जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत सही डिसीजन लिया है सरकार ने, अगर इस तरह का किया है तो हमें सच में लगा बहुत अच्छा। यहाँ पे बंजी जंपिंग है, हम उसके लिए भी अभी जाने वाले हैं, और रिवर राफ्टिंग में बहुत मजा आया। एडवेंचर युवा मन को उत्साह और उमंग बढ़ाता है, इसलिए आप टूरिज्म पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऋषिकेश चले आइए। यहाँ न सिर्फ राफ्टिंग कर सकेंगे बल्कि वादियों की विशुद्ध प्राण वायु के जरिए आप स्वयं में नई ऊर्जा का अनुभव भी कर पाएंगे। बोनस के तौर पर गर्म मौसम की तलखी से निजात पाकर तरोताजा होकर पर्यटन पर खर्च होने वाली रकम खर्च करने पर नाज भी महसूस करेंगे। ऋषिकेश से के न्यूज के लिए बसंत कश्यप की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। श्रीनगर गढ़वाल के निकट देवलगढ़ स्थित सिद्धपीठ राज राजेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और हवन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी मानी जाने वाली राज राजेश्वरी देवी का यह मंदिर किसी पारंपरिक संरचना में नहीं बल्कि एक 3 मंजिला भवन में स्थित है, जहां 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। इस पवित्र सिद्धपीठ की मान्यता देश विदेश में फैली हुई है और यहाँ के हवन यज्ञ की राख यानी कि भभूति विदेशों तक भेजी जाती है। देवलगढ़ स्थित यह मंदिर श्रीनगर से 18 किलोमीटर दूर है, जहां भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में देवी के अनेक सिद्धिपीठ स्थित हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थल है सिद्धिपीठ राज राजेश्वरी मंदिर। ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में स्थित है और गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजित है। ये मंदिर किसी पारंपरिक संरचना में नहीं बल्कि एक 3 मंजिला भवन में स्थित है, जहां 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। गढ़वाल नरेश अजय पाल ने सन 1512 में चांदपुर गढ़ी से राजधानी परिवर्तन कर देवलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। इसी दौरान उन्होंने त्रिपुर महासुंदरी नाम से एक 3 मंजिला भवन का निर्माण कराया और उसमें श्री यंत्र, महिष मर्दिनी यंत्र और कामेश्वरी यंत्र स्थापित किया। ये मंदिर विशेष इसलिए है क्योंकि देवी राज राजेश्वरी किसी मंदिर में नहीं बल्कि इसी भवन में निवास करती है। देवलगढ़ को गढ़वाली में जूलगढ़ भी बोलते हैं और दिलगुड़ भी बोलते हैं। दिलगुड़ का मतलब है दिल मने हृदय और गुड़ मने गढ़। ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय था, जो प्रजा को प्रिय था, जो सबको प्रिय था, उस स्थान का नाम दिलगुड़। जूल बोलते हैं छोटे मंदिर को, और देवल हो गया हिंदी में। जिस स्थान पर देवलों की अधिकता थी, छोटे छोटे देवल थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में यहाँ पर छोटे छोटे देवल थे। गौरजा माई का देवल, राजेश्वरी का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, मुरली मनोहर का देवल, लक्ष्मण का देवल। देवलों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम जो है देवलगढ़ पड़ा। पवानों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। हम अगर 25-30 साल पहले की बात करें तो लेटेला झाड़ी नहीं होती थी। सारे ढोंडे भीड़ पाखंड जो थे वो धौला के फूलों से लाल हुआ करते थे। तो धौला लकड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान का नाम धौलागढ़ कहा गया है। माता के मंदिरों में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर व्रत रखकर जो है पूजा अर्चना करती हैं। कहीं कीर्तन भजन होते हैं, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और साथ साथ में जो है आज बड़ी भीड़ सभी मंदिरों में लगी होगी। आज विकास हमारे जो पौड़ी जनपद है इसमें बहुत सारे माता के मंदिर हैं, चाहे धारी देवी हो, उल्खागढ़ी हो, अपना देवलगढ़ मंदिर में राजराजेश्वरी माँ गौरव भगवती का मंदिर है, और अपना माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, ज्वालपा देवी का मंदिर है। इस तरह बहुत सारे सिद्धपीठ है जहाँ आज भक्तों की बहुत भीड़ लगी होगी, और इस अवसर पर सब लोग माता की आराधना करते हैं। मैं
माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के घर में धनधान्य की बरकत होती रहे, आपके बच्चों के मन मस्तिष्क में माँ सरस्वती का वास होता रहे। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही विशेष पूजा एवं अनुष्ठानों की शुरुआत होती है। सिद्धिपीठ के पुजारी कुंजिका प्रसाद उनियाल के अनुसार अमावस्या की रात विशेष हवन किया जाता है और नवरात्रि के पहले दिन देवी राज राजेश्वरी, महिषासुर मर्दिनी व त्रिपुर सुंदरी की डोलियों को विशेष श्रृंगार के साथ भवन के दूसरे मंजिल के विशेष कक्ष में विराजमान किया जाता है। इसके उपरांत 10 महाविद्याओं के नाम पर हरियाली बोई जाती है, जिसे महामाया का प्रकृति स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन माता को ऊपरी मंजिल के विशेष कक्ष में स्थापित करने और यज्ञ के बाद हरियाली को प्रसाद स्वरूप वितरित करने की प्राचीन परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस मंदिर की मान्यता न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। पंडित कुंजिका प्रसाद उनियाल के अनुसार हवन यज्ञ की भभूत पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और अमेरिका तक भेजी जाती है। जब विदेशों से लोग अपने गांव आते हैं तो वे इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य पहुंचते हैं और यहां की राख को शुभ मानकर अपने साथ ले जाते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं अपने ये मंदिर हमारे दादाजी का ही है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें बताया इसके बारे में। बहुत पुराने समय से हम यहाँ पे आते जा रहे हैं। पहले हम रहने वाले पौड़ी के हैं। हमारे पिताजी यहाँ आए, उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। फिर दादाजी से हम मिले, दादाजी ने इस मंदिर के बारे में हमें बताया और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे बहुत शक्ति है जो हमने महसूस करी है, तो हम यहाँ पे स्वयं आते जाते रहते हैं। और आज हम दर्शन करने आए तो हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीजों को ध्यान रखने की, पर एक धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो इसके साथ हम जुड़कर इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं पेशेंटों की मदद करने में, उनको अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड करने में, पर हम यहाँ पे आके देवी माँ पे हाथ जोड़ते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि सारे मरीज स्वस्थ रहें और सब सुखी रहें, खुश। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पर, और मतलब ये हमारी राजा राजेश्वरी जो माता जी हैं, ये हमारी कुल देवी भी हैं, तो यहाँ आकर बहुत सुकून की प्राप्ति मिली। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक तो वॉशरूम्स होने चाहिए, जो कि मैंने देखे हैं कि कम है, वो भी नीचे है, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जैसे नीचे है तो रोड की व्यवस्था भी, रोड की हालत भी, जिस टाइप से ये सिद्धपीठ है 51 सिद्धपीठों में से एक है, तो उस हिसाब से जो यहाँ की सड़कें हैं उनमें मैंने देखा है कुछ भी सुधार नहीं है। तो मेन डेवलपमेंट की यही ज़रूरत है कि जो भी यात्री, तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं तो उन्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो वही देखा है मैंने कि सड़क की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि बहुत ज़्यादा टूटी हुई है कहीं पे, है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री यहाँ तक निजी या सवारी वाहन से पहुँच सकते हैं। देवलगढ़ पहुँचने के बाद सड़क से लगभग 250 मीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद मंदिर स्थित है। मंदिर मार्ग में गौरा देवी मंदिर समेत अन्य छोटे बड़े मंदिर भी हैं, जहाँ भक्त दर्शन कर सकते हैं। सिद्धिपीठ राजराजेश्वरी मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर नहीं बल्कि भवन में निवास है। इसे यहाँ 1512 में गढ़वाल नरेश अजय पाल द्वारा स्थापित किया गया। 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति जल रही है। नवरात्रि में विशेष पूजा, हरियाली बोने की परंपरा और महायज्ञ होता है। विदेशों तक प्रसाद के रूप में हवन की भभूत भेजी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बार पिछली बार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, ताकि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। चारधाम यात्रा के लिए सरकार इस बार ट्रैफिक प्लान, होल्डिंग एरिया,
पर विशेष फोकस कर रही है। दूसरी ओर चार धाम यात्रा पर विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है, धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नए होम स्टे और होटल बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसके लिए हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा प्रारंभ होने से पहले भी लगातार बैठकें होनी है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ में हॉस्पिटल की कमी थी, लेकिन अब इन धामों में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका आगामी चारधाम यात्रा से संचालन शुरू हो जाएगा। चार धामों में कई बाध्यताओं को लेकर चारधाम से जुड़े व्यापारियों व तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जताई है। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान हैं, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होनी, जिसका क्रम के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर ली। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत न रहे। उनको हमने जो आगामी यात्रा काल है इस वर्ष का 2025 का, चारधाम यात्रा के सरल और सुगम कैसी हो, इसको लेकर के विस्तार। इसमें हमारे साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित थे और चारों धामों के होटल एसोसिएशन के साथ व्यापार सभा के पदाधिकारी भी थे। कुछ चीजें पिछले समय में ऐसी आई है कि जो हमको लगा कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, जो अनादिकाल से होती आ रही है, वो परंपरागत हाथ से कुछ नए अभिनव प्रयोग सरकार या शासन की ओर से किए जा रहे हैं। उसको लेकर जो हमारे बीच में एक थोड़ा वो था, उसको हमने पर्यटन सचिव के सामने रखा और उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जैसे एक इस समय आधार को लिंक करने की बात आई है सामने, तो उस पर हमने उनसे कहा कि ये इससे जो है लोगों को दिक्कत तो हो सकती है और OTP जैसा शेयर किया जाएगा या किसी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा तो कहीं न कहीं यात्री प्रभावित होगा। यात्रा से पहले अनिवार्य हेल्थ चेकअप, कम से कम 2 माह पहले प्राणायाम, पैदल चलने और हार्ट फिटनेस एक्सरसाइज, पंजीकृत स्वास्थ्य ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी के साथ बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। यात्रा में जब मौसम खराब या फिर लैंडस्लाइड हो, जिस दौरान यात्रा पर जा रहे यात्रियों को रोकना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वहां मौजूद भीड़ के साथ यात्रा पर आ रहे यात्रियों के चलते भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, जिस दौरान ही होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर पहले से ही होल्डिंग एरिया चिन्हित कर लिए गए हैं। वहां क्या क्या सुविधाएं होंगी ये भी तय कर लिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चारधाम यात्रा पर इस बार परिवहन निगम 125 बसें चलाने में जुटा है। जरूरत पड़ने पर ये संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं लोगों का यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिसके साथ सभी टूर एंड ट्रेवलर संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराएं, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जाए। देखिए, होल्डिंग एरिया तो उस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी हम लोग जो एसेस कर रहे हैं, अभी हमारे लिए सामने जितने दिनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उसमें केवल 7,500 वाहनों का भी इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेट। मैं मान के चलता हूँ कि 3-4 हज़ार वाहन ऐसे होंगे जो हमारी बसेस
या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये सब हम लोगों को मैनेज करने में कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है जब अचानक वेदर ख़राब होता है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है और यात्रा को रोकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पीछे का आ रहा क्राउड और जो वहाँ पर स्टेगनेंट क्राउड है उससे संख्या बढ़ती है, तो होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल उस स्थिति में ही करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन ये एरिया ऑलरेडी डिफाइंड है, पहले से ईयर मार्क्ड हैं, क्या क्या सुविधाएं होनी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए जो उत्तराखंड परिवहन निगम की तैयारियां पूरी हैं। हम लोग हमेशा की तरह हमारी बसें इस रूट्स पे चलेगी और इस बार हम लोग 125 बसें इस रूट पे लगाएंगे और इसके अलावा अगर विभाग को भी या कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जो यात्री कहीं पे भी स्ट्रैंडेड रहते हैं तो उसमें भी हम लोग परिवहन विभाग को भी बसें उपलब्ध कराएंगे। और इसमें जो निगम की तरफ से और रूट्स और जो अतिरिक्त मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बीच में ऋषिकेश डिपो है, हरिद्वार डिपो है या श्रीनगर डिपो है, यहाँ पे अतिरिक्त मैन पावर भी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ जो बसों के लिए कलपुर्जों की ज़रूरत पड़ती है, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है और आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में इस जगह पे उपलब्ध कराएंगे। चारधाम यात्रा को बेहतर करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने में जुटा है। वर्तमान में हुई चारधाम यात्रा को देखते हुए विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमला साधे है। उनका मानना है कि सरकार के अब तक के सभी दावे बेकार रहे हैं। ये केवल यात्रा में यात्रियों को परेशान करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से केवल आने वाले समय पर यात्रियों को ही इसका सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में अभी एक एसओपी उनकी जारी हुई है चारधाम यात्रा को लेके। सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अरे भाई, जो एसओपी जारी की है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी, कार्यान्वयन होगा उसका, उस प्रोग्राम का जो आप लेके चल रहे हैं। अभी तक के रिजल्ट्स आपके ये हैं भाजपाइयों कि जो श्रद्धालु जो आता है, जो क्राउड बनता है, विश्व भर से श्रद्धालु जो पहुंचता है चारधाम यात्रा में, सारे लकूनाज होते हैं। पानी की व्यवस्था उसको नहीं मिल पाती है, शौचालयों की व्यवस्था उसको नहीं मिल पाती है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं अगर आप लोग नहीं दे पा रहे इस राज्य में, और ये रीड है निश्चित रूप से चारधाम यात्रा में जो वाकई इतना बड़ा मास पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं छोटे से छोटा व्यवसायी इससे लाभान्वित होता है। कुछ जब भी यात्रा काल होता है तो यह सभी जारी करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। आपने देखा होगा कि केदारनाथ की यात्रा में कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहां पर भी स्थिति ऐसी की वैसी है। कहीं पर भी पार्किंग की व्यवस्था, आप अगर यदि जाते हैं, आप सीतापुर रामपुर से आगे जाते हैं तो पूरा जाम मिलता है। आदमी पैदल जा रहा है, पैदल पहले ही 5-10 किलोमीटर से पैदल चलना शुरू हो जाता है। ऐसी गंगोत्री यमुनोत्री की हालत है। तो आपने व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था कर देखेंगे, स्वास्थ्य में वहाँ पर कोई भी आदमी फर्स्ट एड उसको नहीं मिल पाता अगर यात्री आता है तो हमारे प्रदेश की जो छवि खराब होती है। जो बाहर से लोग आते हैं, लोग देवभूमि के नाम आते हैं, आस्था के नाम पे आते हैं और उनको फिर इस प्रकार के हालातों से गुजरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रदेश की छवि खराब होती है। सरकार को चाहिए कि धरातलीय व्यवस्थाओं पर सुनिश्चित करे, केवल अखबार पर, चैनलों पर चलाकर व्यवस्था को सुधारा ढर्रे पर नहीं लाया जा सकता। इस बार धामी सरकार ने कड़े नियमों के साथ यात्रा करने का संकल्प लिया है। पिछले साल की यात्रा की बात करें तो करीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस बार ये आंकड़ा पार करने के प्रयास को सफल करने में सरकार का लक्ष्य है। अगर आप भी चारधाम आ रहे हैं तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया है, जिससे कि श्रद्धालु निर्धारित तिथि पर दर्शन का लाभ उठा सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।